अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। अभी का जो प्रकरण चल रहा है सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनता है, बनने से पहले विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और तमाम विवादों में कहीं ना कहीं जो हाथ कहा जाता है वो विपक्षी पार्टी का होता है। और खास बातचीत के लिए विपक्षी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कपिल श्रीवास्तव जी, उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी पार्टी और उनकी तरफ से क्या कुछ करना है इस मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और प्रभासाक्षी आपके चैनल को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सच परोसें और हम ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी का एक आरोप लगा कि जो घर घर जाकर जो इसके राम मंदिर निर्माण के लिए जो जनप्रतिनिधि बनाए गए थे, घर घर जाते हैं, 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं। आप लोगों ने कहा कि 1400 करोड़ रुपया जो इन लोगों ने ले लिया वो क्या मतलब रखता है, 18.5 करोड़ जो रुपए हैं उसके आगे वो फेल है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? 18.5 करोड़ रुपया आप लोग कह रहे हैं कि डकार गए भारतीय जनता पार्टी और उसके जो ट्रस्टी थे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर कोई आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही श्री राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ है और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। बाकायदा एक अकाउंट नंबर उसका दिया गया और राम मंदिर से संबंधित जितने भी अंशदान होने हैं, चाहे वो गुप्त दान के माध्यम से हो, चाहे वो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स होते हैं उनके माध्यम से हो या चेक के माध्यम से हो, सब उनके फंड में होना है। तो जब एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक ट्रस्ट बन चुका है, उस ट्रस्ट को वो चंदे लेने का अधिकार प्राप्त है। अब गली गली अगर कोई भी व्यक्ति राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में कोई प्लेट छपा करके, एक चंदा की रसीद छपा करके अगर चंदा लेता है तो आप ही हमें बताइए कि वो विधि विरुद्ध है कि नहीं है। तो जो चीज़ इनलीगल है उसको सराहा नहीं जा सकता है। और इसकी ऑडिट कैसे होगी कि जिन लोगों से इन लोगों ने गैर निमित्त चंदा प्राप्त किया है और गैर विधिक चंदा प्राप्त किया है वो उन्होंने वाकई राम मंदिर ट्रस्ट में जमा किया मंदिर के लिए या स्वयं डकार गए, ये तो एक जांच का विषय है और समाजवादी पार्टी इसके लिए जांच की डिमांड अपने सरकार से करती है। सर, बतौर अधिवक्ता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मैं बार बार ये प्रश्न करता भी हूँ और चूंकि आप अधिवक्ता हैं मेरा ये हक भी बनता है कि मैं आपसे प्रश्न करूँ। योगी सरकार हर चैलेंज को जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आता है क्यों उसको चुनौती देती रहती है सर्वोच्च न्यायालय में, चाहे वो लॉकडाउन 5 राज्यों में खुलने का मामला हो और चाहे पोस्टर बैनर जो विरोध हुआ था सीए के विरोध में उसको हटाने का मामला हो, क्यों चुनौती देती रहती है। और ये हमें लगता है कि अगर आप इस पर भी कोई कानूनी प्रक्रिया शुरुआत करेंगे वो कहेगी कि नहीं हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सही और सारगर्भित बात आपने पूछी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और जनसंघ जो है वो हिंदू सभा से महासभा से बनी थी। आपको अगर इतिहास के गर्त में जाएं तो आपको याद होगा कि जो हमारे स्वयंसेवक संघ है जो जनसंघ का एक हिस्सा बना और फिर वो पॉलिटिकल मूव के लिए एक भारतीय जनता पार्टी बनी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही भारतीय तिरंगे को 60 साल नागपुर के ऊपर फहराने में समय लगा दिया। ये तो हमेशा ही भारत के संविधान के विरुद्ध ही बात करते रहे। आज मजबूरी में इनके एक राजनीतिक दल को संविधान के नीचे काम करना पड़ रहा है, लेकिन मंशा तो वही है कि संविधान को किस तरीके से परिवर्तित कर दिया जाए, क्योंकि ये अधिनायकवाद चाहते हैं। इन्होंने हमेशा जो है स्वतंत्रता का विरोध किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन क्यों सुनिश्चित करेंगे? दिक्कत इस बात की है, हमारी भोली भाली जनता प्रदेश की, देश की, इनको इतना विश्वास करके मत दिया था अपने विकास के लिए, तो इन्होंने विकास की जगह तो पतन कर दिया। तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं बनी थी सबकी चूल्हे हिलाई। आपको याद होना चाहिए कि अभी आज से 3-4 वर्ष 2-3 वर्ष पूर्व 4 मुख्य मतलब सर्वोच्च न्यायालय के कॉलोनियम के वरिष्ठतम जज, जिसमें गोगोई साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश भी बने आगे चल करके सर्वोच्च न्यायालय के, वो भी शामिल थे और उन्होंने इस बात को पूरी मीडिया के सामने रखा था कि भारत के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और हम अगर अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं कहेंगे तो भारत की आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। आपको याद होगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायमूर्ति, जिसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति आगे बाद में बने,
तो आप सोचिए, अगर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, इट मींस कि जितनी संविधान के साथ संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई विश्वास नहीं है और उन्होंने उसको कुचल के और रौंद करके रख दिया, अपने अनुसार तानाशाही पूर्वक वो देश चला रहे हैं। इसी का यह नतीजा है कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर भी चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे मुंबई हाई कोर्ट हो और या चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, बहुत सख्त टिप्पणियां उनकी समय समय पर सामने आई, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि हम मूक दर्शक बनकर के नहीं बैठ सकते हैं और हमें निगरानी की शक्ति हासिल है इस देश के अंदर दिए गए संविधान में, क्योंकि संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा है अगर कोई महामारी पूरे देश के अंदर आती है तो सर्वोच्च न्यायालय को निगरानी का अधिकार प्राप्त है। और ऐसा उन्हें क्यों कहना पड़ा? क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि चाहे टीके के संबंध में राष्ट्रीय नीति के बारे में हो या ऑक्सीजन से संबंधित या दवाओं की आपूर्ति संबंधित है, यह नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है और आप इस पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको आईना दिखाया कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में गोलकनाथ के केस के अंदर और मिनर्वा मिल के अंतर्गत जो तमाम संवैधानिक निर्णय आए हैं और उसके साथ जो है संवैधानिक बेंच जो सबसे बड़ी बैठी जिसने आधारभूत ढांचे का विश्लेषण किया और मिनर्वा मिल में उसकी और व्याख्या की गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी बात पे निगरानी का पावर, निगरानी की शक्ति रह सकती है। वो उन्होंने दिशा निर्देश दिए केंद्र सरकार को। साथ ही आपने देखा कि प्रयागराज न्यायालय ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जीनोसाइड करा रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको हासिल है और इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में चिकित्सा का अधिकार हमको हासिल है प्रत्येक नागरिक को, और अगर कोई सरकार ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पा रही है, अगर कोई सरकार एम्बुलेंसेस नहीं दे पा रही है, सामान्य दवाइयां नहीं दे पा रही है, इंजेक्शंस नहीं दे पा रही, वेंटिलेटर्स नहीं दे पा रही है, तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि यह सरकार जीनोसाइड कर रही है। ये इलाहाबाद न्यायालय ने कहा। और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या इनको आईना दिखाया था? उसने कहा था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने स्प्रेड मालूम होते हुए भी कि जब WHO ने कहा और साथ ही ICMAR ने कहा था कि सेकेंड वेव आ सकती है, लेकिन सरकार केवल 5 राज्यों के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय चुनाव में ग्रसित रही अपनी सत्ता वृद्धि के लिए, जिसके कारण स्प्रेड फैला। और ये क्यों ना कहा जाए कि ये सरकार ने हत्या की है। ये शब्द थे मद्रास हाईकोर्ट के, और कोर्ट ने भी इनको समय समय पे आईना दिखाया है और ये कहा है कि क्यों ना ये मान लिया जाए कि ये सरकार हत्या कर रही है। तो इसके बाद भी अब कुछ शेष हो जाता है कि ये कि कोई माननीय न्यायालय के आदेशों का परिशीलन करेंगे और उसके बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आज तक इन्होंने किसान के ऊपर जो भुगतान का संबंधित मामला था कि 15 दिन में भुगतान किया जाए, उसका इन्होंने आदेश कहाँ सुनिश्चित किया? ये किसी भी चीज के खिलाफ प्रयागराज न्यायालय ने अगर कहा कि आप 5 जगहों पर लॉकडाउन लगा दीजिए, ये नहीं माने और अंत में वही किए, यू टर्न लिए। भाई क्योंकि हम लोग एक सभ्य व्यक्ति ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने थूक के चाटा, क्योंकि ये शब्द उचित नहीं होगा, संसदीय हो जाएगा, इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यही है। तो बतौर अधिवक्ता आपने अपनी बात कही सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते तमाम विषयों पे आप अपनी बात रखते भी हैं। विपक्ष क्यों केवल धरना प्रदर्शन के लिए बन गया है? चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में शिक्षकों की मौत हो, उसके गलत आंकड़े दिखाए गए तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं। आने वाला समय जो है वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर आपको धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो विपक्ष क्यों सिर्फ धरना प्रदर्शन के लिए बन गया? क्यों नहीं जैसे पक्ष पार्टियों का ये कहना है कि हमसे कंधा से कंधा मिला के आप चलिए, अगर कोरोना पे हम कहीं ना कहीं विफल हैं तो हमारे साथ जो विपक्षी पार्टी है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को, जंग को लड़ें। तो सर क्यों सिर्फ धरना प्रदर्शन, क्यों नहीं कंधा से कंधा? अब इसमें देखिए आपके 2 तथ्य प्रकाश में आते हैं। एक तो ये कि धरना प्रदर्शन क्यों, और दूसरा ये कि सरकार के कंधे से कंधा मिला के आप लोग क्यों नहीं चले। देखिए आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि माननीय सोनिया गांधी जी ने, जो विपक्ष की हमारी केंद्र में नेता हैं, हम सारे लोगों की सहमति पे उन्होंने 4 बार पत्र सरकार को लिखा कि हम चाहते हैं कि आप एक सर्वदलीय बैठक कर लें और हमारी क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमें हमारी क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमें आप बताएं, हम उस पर खड़े होंगे, हमारे कार्यकर्ता उस पर जाएंगे और सरकार के साथ हाथ में हाथ बटाएंगे। लेकिन उन 4 पत्रों को लिखने के बावजूद केंद्र सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया।
यानी वो ये इस बात को मानने के लिए केंद्र सरकार और उसके अड़ियलपन के वजह से तानाशाही जो सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, वो देश के विपक्ष को भारत का विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है और सहभागिता लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इस बात को स्पष्ट कर रहा है। वो ये सोच रहे कि ये तो पाकिस्तान का विपक्षी दल है, ये अफगानिस्तान का विपक्षी दल है, ये चीन का विपक्षी दल है। क्योंकि जब आप इनको आईना दिखाने का काम कीजिए तो ये विपक्षियों को देशद्रोही, रामद्रोही और पाकिस्तानी और चाइना से ले जाके जोड़ देते हैं, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसमें ये कदापि अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने पूरी मांग की, केंद्र सरकार ने इन चारों बार इस मांग को ठुकराया, बल्कि केंद्र सरकार से की गई मांग पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने तमाम गड्ढे दिखाने शुरू कर दिए, यानी आलोचनाएं की। तो आप सोचिए, जो सत्तासीन दल है अगर वो आलोचना कर रहा है विपक्षी दलों के उन मांग की जो बहुत जरूरी है कि हमें भी शामिल किया जाए, हमने भी समय समय पे इस देश में सरकारें चलाई हैं, रहनुमाई की है, हमसे भी अनुभव का लाभ लिया जाए। आज देश में जो कुछ भी है, क्या उन पूर्ववर्ती सरकारों के पुरुषार्थ को ये घोल के पी जाएंगे, या अटल बिहारी जी के उन शब्दों को जो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र के मंदिर और संसद के अंदर कहा था कि किसी भी इस राष्ट्र की जितनी भी सरकारें रही हैं उनके पुरुषार्थ को धो के पिया नहीं जा सकता है। सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था, आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जवाब देते हुए पाकिस्तान का, कि हमारे यहाँ एम्स है, हमारे यहाँ IITs है, हमारे यहाँ फलां है, हमारे यहाँ DRDO है, हमारे यहाँ इसरो है। आखिर ये सब संस्थाएं किसकी बनाई थी जिनको वो गिना रही थी? तो किसी सरकार के पुरुषार्थ को घोल करके पीने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया, मोदी जी के। क्योंकि अगर ये शौचालय की भी मांग करते हैं तो ये देश के अंदर नहीं करते हैं, ये एलिजाबेथ से इंग्लैंड में जाकर के भारत को इंग्लैंड से तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि हम भूखे नंगे लोग हैं। ये विदेशों में जाकर के भारत का जो है वो अपमान करते हैं, ये वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये सोचिए कि ये सत्ता पर बैठने के लिए चिताभस्म पर खड़े होने के लिए तैयार हैं, और गुजरात के गोधरा से लेकर और आज तक जो भी आपने देखा है वो चिताभस्म पर खड़ा होकर के मोदी जी ने और उनके परिपाटी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जाते हैं दिल्ली, विपक्षी पार्टियों के क्यों धड़कनें बढ़ जाती हैं? उनका कहना है कि अगर उनका जन्मदिन आता है न तो प्रधानमंत्री उनको कोई शुभकामनाएं देते हैं, न तो कोई संदेश ही प्रेषित करते हैं, और दिल्ली जाते हैं तो उनको वहाँ पे वेट करना पड़ता है, कोई समय से उनको मिलता नहीं, समय नहीं देता। तो विपक्षियों ने यह भी कहा है कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ ऐसा व्यवहार तो देश तो फिर गया ही गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र के अंदर सरकारें सबकी होती हैं, इसमें किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, जो हमारे मठ गोरक्षनाथ मंदिर से जुड़े हैं, हमारे लिए बहुत श्रद्धा के केंद्र हैं, और एक संत अपने हिसाब से एक सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। यद्यपि देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र में या जो मनीषी हमारे कहे, उन्होंने कहा कि योग और भोग नदी के दो किनारे हैं, जिनका अगर मिलाप होता है तो विप्लव होता है। योगी जी उन मानकों को पीछे छोड़ना चाहते हैं जो हमारे संतों ने स्थापित किया। वरना चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त को विश्व विजयी एक सम्राट बना सकता था, वो स्वयं क्यों नहीं राजा बना? विश्वामित्र, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, वो स्वयं क्यों नहीं शासन चलाया और उन्होंने राम राज्य की स्थापना क्यों नहीं कर दी? तो ये बड़ी मूल पहलू है। लेकिन फिलहाल हम सारे लोगों की श्रद्धा के वो केंद्र हैं। एक चीज जरूर कहेंगे कि भाई देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री की आईने में उनके कार्यों को देखते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की जगह विनाश किया है। क्योंकि जो पुनरुद्धार उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर उठा करके दिया, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने यूज किया और उसके नाम बदले। एक भी आपने देखा होगा कि इनके रिजिम में एक भी अस्पताल बनकर के खड़ा नहीं हुआ। अब बहुत से लोग कह देंगे, अरे भाई गोरखपुर का तो एम्स उन्होंने बनवाया है। तो माननीय मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 420 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं एम्स के लिए, और एम्स में 42 अनुभाग होने चाहिए,
लेकिन यहां पर केवल 20 अनुभाग खुलेंगे, 22 के लिए आपको दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। यानी कि एक सेंटर है एम्स, तो धोखा है गोरखपुर के लिए। दूसरी चीज, वो जमीन जो हमारी सरकार ने दी थी, अखिलेश यादव जी की सरकार ने, उसकी कीमत है 800 करोड़ रुपए। माननीय अखिलेश जी का तो कहीं नाम ही नहीं है जिस पर वो अभी ओपीडी बना पाए, और वो एम्स नहीं है, मिनी एम्स है। हम तो 220 एकड़ की जमीन दे रहे थे खुटान में, जिसको जानबूझ करके इन्होंने विवादित किया था, क्योंकि बालापार में महंत योगी आदित्यनाथ जी के मठ का अपना एक पीजीआई बन रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भी विकास का कार्य है वो समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते, लेकिन फीता काटने का काम योगी सरकार करती है। सहमत है? बिल्कुल, यही बात सत्य है। मैं इसलिए आपको प्रूफ के साथ कहना चाहता हूं। देखिए, गोरखपुर से आप जुड़े हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। गोरखपुर की इस धरती ने 29 साल तक हमारे योगी जी को सांसद बना करके रखा। उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने का भी काम इसी धरती ने किया। लेकिन जब आप यहां के विकास कार्यों को उठाएंगे तो चाहे 5 फ्लाईओवर हो, समाजवादी पार्टी की देन है। अगर आप देखेंगे कि मदन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय किसी ने बनाया तो अखिलेश यादव सरकार ने बनाया। अगर आप देखेंगे यहां पर कि मेडिकल कॉलेज के अंदर वेंटिलेटर अगर किसी ने प्रदान किया, या इन फैसिलिटीज के लिए अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर लैब स्थापित किया तो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। फॉरेंसिक लैब अगर गोरखपुर को दिया तो अखिलेश यादव की सरकार ने दिया। और बाल चिकित्सा संस्थान जो उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं है इतना बड़ा और इतना बेहतरीन बना, वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर बाल चिकित्सा संस्थान 500 बेड का माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। क्या इससे आप इग्नोर कर सकते हैं? जबकि यहां पर हमारा कोई विधायक नहीं, कोई हमारा एमएलसी नहीं, कोई हमारा सांसद नहीं, लेकिन आरोप किस बात का लगता है? आरोप इस बात का लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती तो सिर्फ सफाई का विकास होता है। हमने तो वहां विकास करके दिया है जहां हमारा एक जनप्रतिनिधि नहीं है। और आज नौका बिहार के अंदर 2 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी के समय निकला था, और साथ ही साथ अशफाक उल्ला खां जो हमारा प्राणी उद्यान बना है उसको भी समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा देने का काम किया है। कोई भी विकास करने में समय लगता है, अनुक्रम में आता है, लेकिन आप किसी सरकार के पुरुषार्थ को घोल करके पी जाएं, ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। और योगी सरकार ने यही किया। एकाना स्टेडियम का नाम बदल के अटल बिहारी कर दिया। उससे आपको क्या मिल गया? राम मनोहर लोहिया का आपने नाम बदल दिया। आपने लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, और जेपी मेमोरियल के जो जयप्रकाश नारायण जी के उसमें बना, उसको बेचने के लिए आमादा हो गई थी योगी सरकार। और आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहां है? गोरखपुर से जो बनारस की कनेक्टिविटी है वो सड़क गड्ढे में है, गड्ढे में सड़क है। कहां है कनेक्टिविटी? कहां है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? कहां है सैनिक कॉरिडोर? किस जगह पे इन्होंने बुंदेलखंड को खड़ा कर दिया? इन्होंने कहा था कि 4 लाख हम सरकारी नौकरियां अपने बच्चों को देंगे, और उसके बाद इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया माननीय एक संत ने कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की कमी नहीं है, योग्य लोगों का अभाव है। और जब बच्चों ने मोमबत्ती लेखा करके आईना दिखाया तब योगी जी ने तुरंत उनको अमेरिका तक नौकरी दिलाने लगे। तो आप सोचिए कि ये योगी सरकार लगभग 5 वर्ष पूरे करने जा रही है, जिसने शपथ खा करके आए थे कि हम 5 साल के अंदर 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो 2 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं दे सके हैं। और ज्यादातर नौकरियां बाकायदा न्यायालय में फंसी हुई हैं और जानबूझ करके फंसाई गई हैं। तो ये महान योगी सरकार है। ये कहती कुछ है और करती कुछ है, क्योंकि इनके अंदर ये बात है कि इन तो अपने मंत्रियों की नहीं सुनते, ये अपने विधायकों की नहीं सुनते। 200 विधायक इनके खिलाफ धरना दिए। लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि योगी जी मोदी जी के नजर में खटकते बहुत हैं, क्योंकि एक बात कहेंगे कि छिपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता कि मोदी जी को योगी जी से कितनी मोहब्बत है, ये बताना भी नहीं आता। तो निश्चित रूप से कहीं आग होती है तो धुआं उठता है। ये बात अलग है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए गैर जरूरी हैं, लेकिन भाजपा की मजबूरी है। अगर उनको योगी जी छुएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ये उनको पता है। इसलिए 200 विधायकों के द्वारा विरोध करने पर भी माननीय योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होने जा रहे हैं। और बीएल संतोष ने असंतोषों से मिलकर के ये बात साफ कर दी थी अपने ट्विटर के माध्यम से कि हमने सबको सुन लिया है, सब कुछ अच्छा है, और असंतोष लोग
अब योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी करें, तो ये बहुत बड़ी बात है जो BL संतोष जी ने कही थी। सर, अंतिम में विधानसभा 2022 बहुत करीब है, समाजवादी पार्टी उसको किस तरीके से देखती है और क्या लगता है कि विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है और किन विषयों पे आप प्रमुखता से लड़ाई लड़ेंगे, और जो चीज़ें इस समय योगी सरकार में छूट गई हैं क्या वो फिर से आएंगे, आप फिर से कहलाएंगे कि हाँ हम विकास पुरुष हैं? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो इस मान्यता पे चुनाव लड़ती है कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। हमें अगर सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए होता तो शायद हम 2017 में समाजवादी पार्टी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय अखिलेश यादव जी कभी सुचिता का यज्ञ नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहुबलियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जो कि प्रदेश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि राम राज्य का वादा करके और बकायदा मदिरा राज किस संत ने स्थापित किया है। मैं मदिरा राज इस वजह से कह रहा हूं कि यहां पर एक तरीके का जंगल राज्य कायम है। NCRB के आप आंकड़े उठा करके देख लें, 7.50% हीनियस क्राइम बढ़ गया। महिलाओं के प्रति होने वाले तमाम अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बच्चों में नंबर 1 पे है। NCRB के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे किसानों से ज़्यादा हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने आत्महत्याएं की हैं। ये किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, शायद योगी जी के लिए भी। मैं तो ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को एक बात सोचना चाहिए, जो किसानों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि भाई गन्ना की खेती मत करो, करेले की खेती करो, क्योंकि गन्ने की खेती करोगे चीनी बनेगी, चीनी से मधुमेह होगा, और अच्छा है कि करेले की खेती करो। तो ऐसी एडवाइजरी या बंदर भगाने के लिए हनुमान जी का चालीसा सिर्फ महंत जी ही पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने कहा वो अभी साधु हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सके हैं, क्योंकि विकास कार्यों से वो बहुत दूर हैं, पूजा पाठ के वो विशेषज्ञ हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर लड़ाई लड़ेगी। और आप जान रहे हैं कि इस त्रिस्तरीय चुनाव के अंदर हमने मंदिर संस्कृति के जिलों में भारतीय जनता पार्टी को रौंदा है और बाकायदा बुरी तरीके से रहा। आपको याद होना चाहिए, माननीय मोदी जी के कंस्टिट्यूएंसी काशी क्षेत्र हो, चाहे मथुरा क्षेत्र हो, चाहे गोरखपुर हो, अयोध्या हो, ये समाजवादी पार्टी ने त्रिस्तरीय चुनाव में जीता। और इसके साथ ही जब हमारा MLC चुनाव हुआ तो हमने काशी के अंदर की दोनों सीटें जो माननीय मोदी जी के कंस्टिट्यूएंसी की सीटें थी, चाहे वो स्नातक MLC रही हो, चाहे वो शिक्षक स्नातक MLC रही हो, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जीतने का काम किया। यानी कि पढ़े लिखों के ने ये चुनाव जिताया, ये गरीब और मजलूमों ने चुनाव जिताया। तो इसके मतलब कि काम बोलता है, और इस पर काम बोलने पे ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जातिवाद और धर्मवाद जो पार्टी करती है उसको मुगारत समाजवादी पार्टी अपने नेता की नीयत, अपने नेतृत्व और अपने कामों के आधार पर वोट मांगेगी। और साथ ही साथ वो उस प्रकार से जो हिंदू आस्था के धर्म बिंदु का केंद्र बनना चाहती थी, उससे पूछेगी कि आपके इस ढकोसलेवादी नीति में जो हिंदुओं की लाशें गंगा जी में और तमाम नदियों में बही, जिन्हें कुत्ते पर के खाए थे, जिनको अंतिम संस्कार और अनुच्छेद 21 के अंदर उनका जो अंत्येष्टि का अधिकार है वो ये योगी सरकार नहीं दे सकी। ऐसी योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप साबित हो गए हैं कि आप हिंदू द्रोही भी हैं। तो समाजवादी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो इनका नारा है, ये तो नारों में है लेकिन हमारे कर्मों में है। हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 300 आप ये मान के चलें कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में उत्तर प्रदेश की धरती पर आपके सामने इस मुख्यमंत्री के सीट पर बैठेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। गरीबों को काम मिलेगा, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी और कोई बेरोजगार, हम लोग की सरकार की कोशिश होगी कि वो आत्महत्या के कगार पे न पहुंचे। हम उनके हाथ में काम दें, उनकी योग्यता के अनुसार दें। हम उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षित अशिक्षित लोगों के नागरिकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम उनकी योग्यता पर विश्वास करते हैं और उनकी योग्यता के आधार पर ही हम इस प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे लड़कों में बहुत दम है, वो प्रदेश को एक दिन नंबर 1 बनाएंगे। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे कपिल श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात भी कही। 2022
कहा कि विकास पुरुष हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बननी जा रही है, ऐसा कहना है कपिल श्रीवास्तव जी का। और काफ़ी नसीहत भी दिया कि जो धरातल पे होना चाहिए उसकी बात करनी चाहिए और जो सच्चाई की पराकाष्ठा है उसको उजागर भी करना चाहिए। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।